आज आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत कुछ नए बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। और इस क्रम में पिछली बार हमने आदिकाल की श्रृंगार, आदिकाल की वीरता की भावनाएं, श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के बारे में बातें की थी। आज आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत हम आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत राजनीतिक परिस्थितियों की बात करेंगे। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां पर विचार करने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आदिकाल का जो पहला कवि मिलता है वो है सरहपा। यानी आदिकाल के आरंभिक कवियों में सरहपा का नाम माना जाता है और सरहपा का काल 7वीं से 8वीं शताब्दी होता है। इसलिए यदि आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बात करना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यह 7वीं 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 13वीं 14वीं शताब्दी तक का काल होता है। विशेषकर से 7वीं शताब्दी में जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद के काल में हम राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं। राजा हर्षवर्धन एक बेहद प्रतापी राजा था और उस समय साहित्यिक सांस्कृतिक स्थितियां बेहद सुदृढ़ थी। वह खुद विद्वान था और उसके राज दरबार में और आसपास प्रदेश में अनेक विद्वान मिलते हैं। विशेषकर संस्कृत के यदि हम विद्वानों की बात करें तो वाणभट्ट भी उसी काल का व्यक्ति था। तो वाणभट्ट जैसे प्रसिद्ध कवि उस दौर में थे और उस समय की जो साहित्यिक सांस्कृतिक स्थितियाँ थी अत्यंत समृद्ध थी। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन का पतन होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो एक तरह से केंद्रीय राज्य में बिखराव आता है। यानी एक बड़े राजा के अनुपस्थिति में कई छोटे छोटे राज्य की शक्तियाँ प्रभावी हो जाती हैं और वह राज्य की शक्तियाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष करने लगती हैं। इस प्रकार राजा हर्षवर्धन के बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया और हर राज्य अपने आप को शक्तिशाली समझता था। हर राज्य अपने आप को शक्तिशाली समझने के क्रम में एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था या अपनी शक्ति का विस्तार करता था और इस तरह से वे आपस में ही लड़ते रह गए। कोई एक राजा पूरे भारतवर्ष का नहीं बन पाया और राज्य पूरा भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस दौर में एक युद्धों का माहौल हो गया था, युद्ध की स्थितियां हो गई थी जिसमें चारों तरफ हर राजा एक दूसरे से युद्ध करके अपने शक्ति का विस्तार करना चाह रहा था। अब ऐसी स्थिति में वीरता एक प्रमुख भाव के रूप में आ गया। यानी वीरता का प्रदर्शन युद्ध में होता है और इसलिए बार बार युद्ध होने से चारों तरफ वीरता की कहानियाँ प्रचलित हो गई और यही कारण है कि आदिकाल में वीरता का भाव वाला साहित्य मिलता है या वीर रस की कविताएं मिलती हैं या वीर रस का साहित्य मिलता है। इस वीरता का प्रदर्शन युद्धों में होता था। अब यह ध्यान रखना है कि युद्ध कई कारणों से होते थे। विशेष कर हम कह सकते हैं कि आदिकाल में जो युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न होती थी उसमें मूल रूप से 3 कारण होते थे: धन के लिए युद्ध, भूमि के लिए युद्ध या स्त्री के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध सबसे प्रमुख कारण था। यानी हर राजा अपनी राजकोष में अधिक से अधिक मात्रा में धन एकत्र करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वो चाहता था किसी दूसरे राज्य को आक्रमण करके या उस राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उसके सारे राज्यकोष को अपने राजकोष में मिला ले। इस तरह से राजकोष में धन या धन की इच्छा युद्ध का कारण बनती थी। जैसे उसे पता चलता था कि किसी राज्य के पास इतनी संपत्ति है तो उस पर वह आक्रमण करके उसे वह अपने राज्य में या राज्य कोष में मिला लेता था। तो इसलिए धन की युद्ध एक बहुत आम धारणा थी जो आदिकाल के युद्धों में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता मिलती है कि जो युद्ध होते थे वो भूमि के लिए होते थे। उस समय कृषि एक महत्वपूर्ण आय का साधन था, इसलिए और कृषि का एक हिस्सा लगान के रूप में या राजकोष में जमा होता था। इसलिए हर राजा चाहता था कि कृषि योग्य भूमि या जो कृषि क्षेत्र हैं वह उसके राज्य में आ जाए
तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना चाहता था कि जितने ज़्यादा उसके उसके अधीन भूमि होगी उससे ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। अगर व्यापार भी होगा तो व्यापारियों के जो कर होते थे उससे भी राजकोष का विस्तार होगा। तो इस तरह भूमि के विस्तार के माध्यम से धन या अपनी समृद्धि का विस्तार करना ये भी एक युद्ध का कारण था। यानी राजा धन के लिए युद्ध करता था या भूमि के विस्तार के लिए युद्ध करता था। एक तीसरा कारण भी मिलता है और वह स्त्री के लिए युद्ध। यानी राजा अपने रानीवास में रानियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी युद्ध करता था। इसका कारण ये था कि उस समय स्त्री एक वस्तु के रूप में देखी जाती थी। यानी स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता, स्त्री की अपनी स्वाधीनता नहीं दिखाई देती, उसका हरण किया जाता था। जैसे एक वस्तु को अपने अधिकार में लिया जाता है, उसी तरह स्त्री का भी हरण किया जाता था। ये आदिकाल की सोच थी। आदिकाल में स्त्रियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, वे अपनी इच्छा नहीं कोई पूरी कर सकती थी। उन्हें अपनी इच्छा के लिए पुरुषों पर निर्भर होता था, उनका स्वयंवर होता था, लेकिन स्वयंवर उनके पिता या भाई के द्वारा आयोजित किया जाता था। यानी पिता की आज्ञा होती थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह किन किन से करेगा, उनमें से किसी एक को चुनना। इसलिए स्त्री की इच्छा महत्वपूर्ण नहीं थी। जब तक वह छोटी रहती थी यानी युवावस्था को प्राप्त नहीं होती थी, तब तक वो पिता के अधीन रहती थी। जब वो युवावस्था को प्राप्त होती थी, उसका विवाह हो जाता था, तो वह पति के अधीन होती थी और फिर विधवा हो जाने पर अपने पुत्र या अन्य समाज के पुरुष वर्ग के वो अधीन होती थी या उसके इशारों पर वो जीती थी। इसलिए स्त्रियों, सुंदर स्त्री को राजा के पास होना एक वस्तु या कीमती वस्तु के रूप में मानी जाती थी। इसलिए हर राजा चाहता था कि कोई एक सुंदर स्त्री अगर कहीं है तो वह राजा के अधीन होनी चाहिए, और इसीलिए वह युद्ध करता था और इसका आक्रमण में आता था। यदि हम देखें तो इस तरह से कई कथाएं मिलती हैं जिसमें राजा किसी स्त्री की सुंदरता को देखकर प्रभावित होता है और फिर उस राज्य या उस राजा से युद्ध करता है या उसका हरण करता है। विशेषकर यदि हम पृथ्वीराज रासों में भी देखें तो संयोगिता का हरण होता है। इस प्रकार कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां पर आता है जिसमें राजा प्रेम में पड़कर उस स्त्री का हरण करता है या अपने अधिकार में लेता है। तो इस तरह स्त्री के लिए भी युद्ध होते थे। इसके अलावा कई ऐसे कवि थे जो प्रशस्ति गायन करते थे, यानी राजा की इन उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर व्याख्यान करते थे। वो कवि के माध्यम से या किसी दूत के माध्यम से किसी स्त्री का सौंदर्य को वो सुनता था और सुनकर प्रभावित होकर उसे अपने राज्य में या सम्मिलित करने के लिए प्रयास करता था। तो इस प्रकार जो राज के दरबार में रहने वाले कवि थे वो भी राजा को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशस्ति में या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, जिनमें उनकी वीरता या श्रृंगार की कहानियाँ भरी रहती थी। कई ऐसे कवि भी थे जो युद्धों में भाग लेते थे। विशेषकर यदि हम पृथ्वीराज रासों में देखें तो चंद्रवर दाई ऐसे ही कवि थे जो युद्धों में भाग लेते थे और राजा से कंधा मिलाकर युद्ध भी करते थे। तो इस प्रकार उस समय का जो राजनीतिक परिवेश था वो युद्धों का परिवेश था, और युद्ध होने के बाद उनका वर्णन काव्य में मिलता है। इसी कारण आदिकाल की प्रमुख विशेषता में एक वीरता का भाव मिलता है या वीरता या श्रृंगार की रचनाएं मिलती हैं। एक अन्य बिंदु की बात करें सामाजिक परिवेश की, तो आदिकाल की परिस्थितियों में सामाजिक परिवेश का बहुत बड़ा योगदान था। चूँकि आदिकालीन समाज में युद्धों का माहौल था, इसलिए युद्ध होने के कारण समाज की स्थितियां भी गड़बड़ा गई थी। विशेष रूप से समाज में स्त्री की स्थिति दयनीय हो गई थी, क्योंकि युद्ध के कारण सबसे ज़्यादा मार स्त्री पर पड़ती थी। क्योंकि जैसे ही वो कोई राजा उस पर आक्रमण करके उसे अधीन कर लेता था उस राज्य को, तो उस राज्य की स्त्रियां उस नए राजा के अधीन हो जाती थी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वह फिर रानीवास में रहना या फिर उसके अधीन रहना उसकी एक अधीनता से दूसरे
अधीनता में स्वीकार होना उसकी नियति बन जाती थी। इस प्रकार अनेक रूपों में वर्णन मिलता है। और सामाजिक परिवेश में एक और विशेषता मिलती है, वह है वर्ण या जाति के रूप में। कि आदिकालीन में जो सामाजिक स्थितियां थी वह वर्ण या जाति में विभक्त थी। 4 वर्णों में विभक्त जातियों में अलग अलग उनके दायित्व निर्धारित हो गए थे। विशेष रूप से राजा या शासन करने का दायित्व, व्यवस्था निर्धारण का दायित्व राजा या क्षत्रिय वर्ण में ही था। इसके अलावा पूजा पद्धति आदि ब्राह्मण, ज्ञान के लिए ब्राह्मण उत्तरदायी होता था, व्यापार के लिए वैश्य होता था, और शूद्र की स्थिति केवल इन वर्णों की सेवा करने में व्यतीत होती थी। इस प्रकार की सामाजिक परिवेश में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो लाभ में थे वह वर्ण ऊपर के 3 वर्ण थे। या तो वो व्यापार करके प्रसन्न थे, या ज्ञानार्जन करके या ज्ञान का विस्तार करके वो प्रसन्न होते थे, या फिर युद्ध या राजा के रूप में वो युद्ध विजेता या राजा के रूप में वो शासन करके प्रसन्न होते थे। इसके कारण समाज में अनेक परंपराएं फल फूल रही थी, और इन परंपराओं में से कुछ जड़ परंपरा हो जाती थी जिन्हें रूढ़ी कहा जाता था। यानी जब परंपरा एक के बाद दूसरे अनेक वर्षों तक चलायमान नहीं रहती, परंपरा में कई विकृतियां आ जाती हैं, जड़ बना देती हैं, तो वैसी स्थिति की परंपरा को हम रूढ़ी कहते हैं। और ऐसी रूढ़ियां भी व्याप्त होने लगी थी। तो कई समाज में परंपरा, रूढ़ियां, अंधविश्वास ये सब फैलने लगे थे, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का स्तर सीमित वर्ग तक ही था। यानी ज्ञान का अधिकार सिर्फ उन्हें ही था जो शास्त्रों में वर्णित किए गए थे। और ब्राह्मण ज्ञान देने के लिए विशेषकर क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को ही चुनता था। वो शूद्रों को ज्ञान देने से परहेज करता था। इसलिए पूरे समाज में ज्ञान का विस्तार नहीं हो पाता था। ऐसी स्थितियों में जब बाहरी आक्रमण होने लगे या बाहरी संपर्क होने लगे, तो उससे भी करके धीरे धीरे समाज में परिवर्तनशीलता आने लगी। यानी समाज में संक्रमण होने लगा। यानी भारतीय परंपरा और विदेशी परंपरा दोनों मिलकर समाज के परिवेश में बदलाव लाने लगी। और इसीलिए युद्ध के कारण संबंधों में बिखराव भी आने लगा। यानी जैसे एक युद्ध होता था तो समाज के सभी लोग आपस में अपने अपने जान बचाने के लिए भागते थे। ऐसे में परिवार बिखर जाता था। किसी के पिता, किसी की माता, किसी के पुत्र, किसी की पुत्री, इस तरह के लोग चारों दिशा में फैल जाते थे और उनका एक संपन्न परिवार बिखर जाता था। ऐसी स्थिति में वो चारों 4 स्थानों पर नए सामाजिक संरचना बनाते थे, नए समाज बनाते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक युद्ध के कारण सामाजिक संबंधों में विस्तार होता था। तो युद्ध में सामाजिक संबंधों में विस्तार होना या सामाजिक संबंधों का नया होना, ये भी एक युद्ध की परिस्थितियाँ थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिकाल का जो समाज था वह युद्ध के कारण अत्यंत उथल पुथल का था। उसमें स्त्रियों की दशा दयनीय थी, उसमें सामाजिक मर्यादा और संबंधों तार तार हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में हम समाज में एक प्रकार का बिखराव देखते हैं। तो इस प्रकार आदिकाल की परिस्थितियों में ये 2 परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अंतर्गत हम सामाजिक संबंध, सामाजिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश की बात कर रहे थे। अगले व्याख्यान में हम सांस्कृतिक परिवेश, साहित्यिक परिवेश और धार्मिक